Assalamualaikum. Welcome back to class 9 biology. This is Dr. Ishtiaq here. आज हम क्लास 9 के बियोलॉजी के पहले चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है। वीडियो को लास्ट तक देखो, आप लोगों को मैं आसान अल्फाजों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाऊंगा, आपको वीडियो पसंद आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि जब किसी चीज़ को, किसी लिविंग थिंग्स को स्मॉल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अरेंज करना, तरतीब देना, किसी चीज़ को तरतीब देना, छोटे से लेकर बड़े तक तरतीब देना, उसको ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। अब यहाँ पर सेलुलर साथ में आया है कि किसी भी लिविंग थिंग्स को सेल के बुनियाद पर किस तरह अरेंज किया गया है। बियोलॉजिस्ट ने लिविंग थिंग्स को 3 तरीकों से तकसीम किया हुआ है। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरे नंबर पर है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरे नंबर पर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कौन से ऑर्गेनिज्म है और कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन कौन से है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कौन से ऑर्गेनिज्म है, यानी कौन से लिविंग थिंग्स है, इसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब चले पहले के ऊपर आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज। अच्छा, तो पहले लेवल पर आते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बने हुए होते हैं। यूनि का मतलब है कि एक, वन, सेल से, सेलुलर मतलब है कि सेल से बने हुए हैं, जो एक सेल से बने हुए होते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं। सिंगल सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो लिविंग थिंग्स, जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हुए होते हैं उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ये एक सेल है, मिसाल के तौर पर ये एक सेल है। अब ये सेल जो है ना किसी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड करता है, ना ये सेल इसके ऊपर डिपेंड करता है और ना ये सेल इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सेल जो है ये तमाम जिंदगी के तमाम एक्टिविटीज को खुद सर अंजाम देता है। लाइफ के जो तमाम एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज लाइफ के तमाम एक्टिविटीज को ये सेल खुद सर अंजाम देता है। इस सेल ने, ये जो एक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है, इसने जो फंक्शंस होते हैं, जो काम होते हैं, जिस तरह रिस्पायरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इसी तरह के तमाम एक्टिविटीज जो लाइफ के है, इसने ऑर्गेनेल्स के ऊपर डिवाइड किया होता है फंक्शंस को। मतलब कि इसने ऑर्गेनेल्स के उसके ऊपर डिवाइड किया हुआ होता है फंक्शंस। डिवाइड किया होता है किस चीज के ऊपर, ऑर्गेनेल्स के ऊपर। ऑर्गेनेल्स के ऊपर इसने तमाम एक्टिविटीज को डिवाइड किया होता है।
और बाज़ ऑर्गेनेल्स जो है वो रिप्रोडक्शंस करते हैं और बाज़ एक्सक्रीशंस करते हैं, कुछ डाइजेशंस करते हैं, कुछ मूवमेंट में इसको मदद देते हैं, सेल को मूवमेंट करने में मदद देते हैं कुछ ऑर्गेनाइल्स। अब ये जो ऑर्गेनाइल्स, ये जो सेल है, ये कौन कौन से सेल है जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए लिखता हूँ। पहले नंबर पर है अमेबा, अमेबा। दूसरे नंबर पर है पैरामीशियम, पैरामीशियम। तीसरे नंबर पर है क्लाइमाइडोमोनास, क्लाइमिडोमोनास, क्लाइमिडोमोनास। क्लाइमिडोमोनास। ये तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, लेकिन तमाम जिंदगी के तमाम एक्टिविटीज को खुद सर अंजाम देते हैं। इनके पिक्चर जो है वो मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर देता हूँ आपके लिए। ये इनके पिक्चर हो गए। अब ये जो है ये इंडिपेंडेंट सेल है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते ही नहीं, ये खुद मुख्तियार सेल है। अब चलते हैं दूसरे तरफ। अच्छा, तो दूसरे नंबर पर आते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस क्या चीज है? अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में फर्क क्या है, इनके डिफरेंट, इन दोनों के दरमियान में क्या है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस वो सेल्स होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, मेड अप ऑफ वन सेल या सिंगल सेल, सिंगल सेल। सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, बट दे लिव in the form of group और कॉलोनी। लेकिन वो ग्रुप या कॉलोनी के फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। अब जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉलोनी के फॉर्म में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और एक सेल से भी बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, ये अब डिपेंड किस तरह करता है, ये एक दूसरे के ऊपर कुछ सेल्स डिपेंड करते हैं और कुछ सेल डिपेंड नहीं करते। अब जिस तरह के ये एक कॉलोनी है, ये एक सिंगल सेल है कि कौन सा सेल, इस सेल को हम नाम दे देते हैं वॉलवॉक्स का। क्या नाम? इसका जो एग्जाम्पल है वो वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स, ये इसका एग्जाम्पल है। यानी ये एक वॉलवॉक्स सेल है, ये दूसरा वॉलवॉक्स सेल है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। अब ये आठवां है। यानी ये एक दूसरे के साथ जो है क्लोरोप्लास्ट फाइबर के साथ जुड़े होते हैं, कुछ इसी तरह जुड़े होते हैं। और इनके साइडों पे फ्लैजिला यानी एंटीनाज निकले होते हैं जो मूवमेंट करने में मदद देते हैं इनको। अब ये जो है ये एक कॉलोनी है, वॉलवॉक्स कॉलोनी है। कॉलोनी ये जो है हर सेल अपनी जो एक्टिविटी है खुद सर अंजाम देता है। जिस तरह बाज वॉलवॉक्स जो है वो क्या काम करते हैं, वो मूवमेंट करने में मदद देते हैं।
जिस तरह के ये आप देख रहे हैं, जो ये वॉल लगा हुआ है, ये जो शेल बना हुआ है एक कॉलोनी का, इसके आसपास जितने भी वॉलवॉक सेल्स है वो मूवमेंट करने में मदद देते हैं, और जो बीच में है वो रिप्रोडक्शंस करने में मदद देते हैं, वो रिप्रोडक्शंस में मदद देते हैं। यानी इन्होंने कुछ फंक्शंस आपस में जो है तकसीम किए होते हैं सेल के सेल के बुनियाद पर, और कुछ को वो खुद सर अंजाम देते हैं। अब जब स्मॉल वॉलवॉक्स कॉलोनी आपस में मिल जाते हैं तो इससे एक बिग कॉलोनी बनती है। कॉलोनी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं, एक सेल दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ये रहा इसके एग्जांपल। और अब वॉलवॉक्स रहते किस जगह पर है, वॉलवॉक्स है क्या चीज, वॉलवॉक्स जो है ये ग्रीन एलजी है, ग्रीन एलजी। ये ग्रीन एलजी है, और ये रेती कहाँ पर है मौजूद, कहाँ पर होती है, ये जो है वाटर में रहती है, जो गंदा पानी होता है वहाँ पर ये मौजूद होता है। जो मैदानों में कड़ा हुआ पानी होता है बारिशों का या नालियों का, तो उसमें ये ज्यादा आपको ग्रीन एल्गी नजर आएंगी। और जो प्लाज्मोडियम जो अमेबा और पैरामीशियम और क्लाइमाइडोमोन्स होता, वो फ्रेश वाटर में आपको बहते हुए पानी में मिलेंगे ज्यादातर। अब चलते हैं जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का तीसरा लेवल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, और फिर इनके दरमियान फर्क भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, तो अब आते हैं तीसरे लेवल के ऊपर कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज, और ये कौन से लिविंग थिंग्स इसमें आते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें शामिल है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता है या कि मल्टी इस्तेमाल हुआ है कि ज्यादा, मल्टी का मतलब है कि ज्यादा, एक या एक से दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। टू आर two or more than two सेल, जो दो या दो से ज्यादा सेल से मिलकर जो सेल वो बना हुआ आता है लिविंग थिंग्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिसाल के तौर पर मल्टी टिश्यू मिलकर जो मल्टी सेल मिलकर जो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू, और बहुत से टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं, और बहुत से आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में आर्गन या आर्गन और आर्गन सिस्टम ये पाए जाते हो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में शुमार किया जाता है। इसमें से अब दो तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं प्लांट और दूसरे नंबर पर होते हैं एनिमल। एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल। अब प्लांट्स के आप देखेंगे कि इसने फंक्शंस को किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या फंक्शन अदा करता है। प्लांट्स में जो है दो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दो ऑर्गन पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है वेजिटेटिव ऑर्गन, और दूसरा जो होता है कौन सा पाया जाता है दूसरे नंबर पर पाया जाता है कौन सा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्लांट्स में जो है दो किस्म के ऑर्गन पाए जाते हैं, एक है वेजिटेटिव ऑर्गन और दूसरा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट प्लांट्स के शामिल होते हैं, इसमें शुमार किए जाते हैं रूट, स्टम, लीफ,
ये तीन जो है ये प्लांट्स के वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं। और जो फ्लावर होता है, फ्लावर ये प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर्स जो होते हैं फूल, वो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसने मुकम्मल तौर पर जो फंक्शंस होते हैं वो डिवाइड किए होते हैं। ये जो है डिपेंडेंस ऑर्गेनिज्म है, जो तमाम यानी ऑर्गन के ऊपर इसने डिपेंड करता है, मुख्तलिफ ऑर्गन के ऊपर। अब एनिमल्स एनिमल्स के कौन से आते हैं, एनिमल्स में कौन से सिस्टम आते हैं जिसके ऊपर इसने अपने फंक्शंस को डिवाइड किया हुआ है। पहला आता है हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टोमच, मैदा। अब ये क्या चीज है, ये आर्गन है। क्या चीज है, आर्गन है। लिविंग थिंग्स यानी इंसानों के आर्गन है ये। इसमें कौन से, ये जो है दिल जो है वो पंपिंग का काम करता है। लंग्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज का काम करता है, यानी सांस लेने में हमें मदद देता है। किडनी जो है वो फिल्ट्रेशंस करता है, ब्लड के खून की सफाई करता है। स्टोमच जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस करता है, यानी खुराक को हजम करने में मदद देता है। इसके साथ साथ ब्रेन भी आता है। ब्रेन जो है वो बॉडी को कंट्रोल करने में मदद देता है, यानी जिस्म को सिग्नल देने में मदद देता है। ये जो है बड़ा खास किस्म का पार्ट है इंसान के जिस्म को, पूरे जिस्म को जो कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। अब यही ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब इस तरह के सिस्टम्स के ऊपर भी इसने जो फंक्शंस होते हैं इसको डिवाइड किए होते हैं। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो गैस को एक्सचेंज करने में, यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में जो है यानी वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने में मदद देता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन को बॉडी के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करता है, यानी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम है जो खुराक को हजम करने में, यानी मेटाबॉलिज्म करने में मदद देता है। इसी तरह ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसने फंक्शंस को डिवाइड किया होता है। ये डिपेंडेंस ऑर्गन है, ये अपने ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है, ये खुद काम नहीं कर सकता, ये अपने ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जांपल आते हैं फ्रॉग, ह्यूमन, शीप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई एग्जांपल इसमें आते हैं। तो ये रहा आपका दूसरे चैप्टर के लास्ट जो टॉपिक है, पहले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद हम दूसरे चैप्टर की तरफ जाएंगे, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप लोग बेशक कमेंट में पूछ सकते हो। अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिल जाए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।